प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे और फर्स्ट चैप्टर को आपने प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया होगा। जो भी डाउट्स होंगे आप प्लीज मेरे से बात करेंगे, मैं उन डाउट्स का आपको जवाब दूंगा। अब हम लोग आ रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। आपको साफ साफ दिख रहा होगा सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अपना मोटिव क्या है, अपने को सबसे पहले बात करनी है जो इसमें लिखा है सोल्यूशन क्या है। देन जब सोल्यूशन के बारे में सारी बातें कंप्लीट होगी देन हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलो बच्चों, वही एक लंबी सांस लेते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज ए सोल्यूशन। तो देखो, मैं आपको जनरली मैं बताऊं, जब भी कोई भी सब्सटेंस आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में पहला सवाल यही होता है कि ये सब्सटेंस एलिमेंट है या ये कोई कंपाउंड है या ये कोई मिक्सचर है। वही काम आपके सोल्यूशन के साथ भी होने वाला है। जब से मैंने आपसे बोला सोल्यूशन, आपको लगा ये एलिमेंट है, सर किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में। तो ऑब्वियसली आपका दिमाग स्ट्राइक किया होगा कि एलिमेंट होता तो कोई सिंबल होता, फॉर्मूला होता अगर तो कोई कंपाउंड होता। सोल्यूशन सर कोई फॉर्मूला तो नहीं होता हमें लग रहा है। तो ये क्या हो गया, ये मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब जहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उनका रेशियो फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब सवाल ये है कि सर मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। अपना भाई किस टाइप का है, तो अपना भाई कैसा है, होमोजेनस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। और सवाल फिर से दिमाग में आपके आया होगा कि सर होमोजेनस का मतलब क्या है। होमोजेनस का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जहां जो भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं वो आपस में कैसे मिक्स्ड हों, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हों। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब तब क्लियर समझ जाओगे। जैसे मैंने वाटर एंड सॉल्ट को आपस में मिक्स करके आपको ग्लास में दे दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक चम्मच ऊपर से पियो आपको वहां नमक ज्यादा दिखेगा, नीचे से लोगे कम दिखेगा, या इसका उल्टा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। अगर प्रॉपर सॉल्ट डिसॉल्व हो गया तो आपको पता है कि सर हम कहीं से भी उठाएंगे सॉल्ट एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या होगा, कांस्टेंट। इसी टर्म को बोलते हैं प्यारे बच्चों यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया। तो सोल्यूशन क्या है, सर होमोजेनस मिक्सचर है ना। होमोजेनस का मतलब सर कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं। और सवाल ये है सर कंपोनेंट का मतलब क्या, तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट का मतलब क्या, वो मीडियम जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। मैंने आपको डेफिनेशन क्यों बताई, एग्जाम में आएगा नहीं, ये 9th 10th में आता था, 8th में आता था यार, 12th में थोड़ा ना आएगा। आप बुजुर्ग हो, सवाल भी उसी लेवल के होंगे। तो अब हमें क्या जानना है, अब सवाल ये है कि सर हमें किसी सोल्यूशन को देख के कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेस अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे आपने NaCl एंड वाटर का सोल्यूशन लिया, NaCl क्या होता है, कम, तो सॉल्यूट है। वाटर क्या होता है, ज्यादा, सॉल्वेंट है। आपने वाटर प्लस शुगर ले लिया, कम क्या होता है उसमें, शुगर, सॉल्यूट है। ज्यादा क्या होता है, वाटर, सॉल्वेंट है ना। क्लियर हुआ ये बात, आपने कहा ठीक है सर, अपने दिमाग में ये बात तो आ गई कि आपने बोला सोल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस वर्ड का मतलब क्या है, आप समझ गए, कंपोनेंट्स आप समझ गए कि सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सवाल ये भी है कि क्या सर हमेशा सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होंगे। मैंने बोला प्यारे बच्चों, कंपोनेंट के नंबर पे हमने सॉल्यूशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा, आप ध्यान रखना, याद रखना, सॉल्यूट हमेशा सॉल्यूशन में हो सकता है एक ही हो या एक से ज्यादा हो, मतलब सॉल्यूट का नंबर एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी सॉल्यूशन में मेरे प्यारे बच्चों सॉल्वेंट हमेशा सिंगल ही होता है। एंड और एक अच्छी बात, और यही डिसाइड करता है कि आपके सॉल्यूशन का फेज कैसा होगा। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट सॉलिड है सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड है सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। देन मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्वेंट का फेज ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फेज क्या होगा। और एक बात, कितने भी कंपोनेंट हो आपके सॉल्यूशन में, उसमें से सिर्फ एक होगा सॉल्वेंट, और जो बाकी सब होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट। मान लो डिहाइड्रेशन हो गया, घर का उपचार क्या है, मम्मी सबसे पहले क्या देती है, नींबू, पानी, शुगर, है ना, और उसमें थोड़ा सॉल्ट भी मिला के आपको देती है। तो ये सॉल्यूशन बना है होमोजेनस, उसमें क्या होता है, वाटर तो है सॉल्वेंट, उसके अलावा जो भी चीजें यूज हुई हैं सॉल्वेंट, उसमें सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, ये सब का सब क्या है, सॉल्यूट। तो मैंने वही बोला कि हमेशा याद रखेगा भाई, अगर दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो बात ही खत्म। लेकिन अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट है तो सॉल्वेंट एक से ज्यादा नहीं होगा, सॉल्वेंट हमेशा कोई एक ही माना जाएगा उसमें, हम सॉल्यूट एक से ज्यादा नंबर में हो सकता है। ठीक, ये बात भी आपके दिमाग में आ गई। अच्छा चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। अब सवाल ये है कि ठीक है सर आपने बोल तो दिया
कंपोनेंट्स के बारे में, तो चलिए उस कंपोनेंट के बारे में इसको क्लासिफाई भी कर लेते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो अगर कंपोनेंट सोल्यूशन में सिर्फ दो ही है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशन। तीन है, एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा प्यारे बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन। चार कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट तीन सॉल्यूट, उसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सोल्यूशन। हमें इस पूरे चैप्टर में बात मोस्ट ऑफ द टाइम किसकी करनी है? बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही करनी है। लेकिन आपको क्लासिफिकेशन इसलिए बताया कि आपको आइडिया रहे कि हम क्लासिफाई करते हैं बाइनरी सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, टर्शियरी सोल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट हो, और क्वाटरनरी सोल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट्स हो। और ये नोट्स बना के वही बातें मैंने आपके लिए ऐड की हैं कि याद रखिए कितने भी कंपोनेंट हो आपके सोल्यूशन में, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा और उसके बाद जो भी सब बचेगा वो क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे। एंड आई होप आपको ये बातें दिमाग में क्लियर छप गई होंगी। ठीक, आगे और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अभी कंपोनेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, अभी फेज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो मैंने बोला गैसियस सोल्यूशन, आप समझना गैसियस सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन का फेज गैस है, इसका मतलब क्लियर हो गया, सॉल्वेंट तो गैस ही होगा। हाँ, सॉल्यूट बदल सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अच्छा, मैं ये बात बताने से पहले एक छोटी सी बात, एक छोटा सा डाउट आपके दिमाग में दूर करूं। देखो इस चैप्टर के पहले तक आपके दिमाग में एक बात रही होगी, मोस्ट ऑफ द बच्चों के दिमाग में ये बात होती है कि अच्छा सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही होगा और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होता है। मोस्ट ऑफ द जो भी आप मिक्सचर लेते हो, सोल्यूशन लेते हो, उसमें आपको लगता है ऐसा ही है, तो ऐसा ही होता ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है। ये दिमाग से हटा देना कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड होगा और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड, ऐसा नहीं। देखो ये पहले एग्जांपल्स में मैंने क्लियर कर दिया। गैसियस सोल्यूशन है तो समझ लो सोल्यूशन गैसियस है, इसका मतलब क्लियर हो गया। सोल्यूशन की फेज गैसियस है, इसका मतलब फेज कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट। इसका मतलब सॉल्वेंट तो क्लियर है, गैस होने वाला है। हाँ, सॉल्यूट अलग अलग हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। वैसे ही सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो इसका मतलब सोल्यूशन तो लिक्विड होगा, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ, सॉल्यूट तब फिर क्या हो सकता है? फिर से वही गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। फिर से वही, अगर सॉलिड सोल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्वेंट सॉलिड होगा फिर से, क्योंकि ये डिसाइड करता है मीडियम। और फिर से सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है ना। अब आपको लग रहा होगा सर सबके एग्जाम्पल आपने दिया क्यों नहीं, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन आपको जो पूरा पढ़ना, मैंने क्या बोला आपको, बात उन्हीं इस चैप्टर में थ्रू आउट द बात किसके बारे में करनी है? जब आपका सॉल्वेंट होगा लिक्विड और सॉल्यूट या तो गैस या तो लिक्विड या तो सॉलिड। जैसे मान लो सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट गैस है, तो एग्जाम्पल क्या है? जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, उसमें क्या मिला होता है? एरेटेड जो भी ड्रिंक्स होती है उसमें CO2 गैस मिली होती है। किसमें? वाटर में। आप पीते हो ना कार्बोनेटेड वाटर, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और जो थोड़ा सा मिला है CO2 वो क्या है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट गैस है एंड सॉल्वेंट लिक्विड है, उसका एग्जांपल क्या है? कार्बोनेटेड वाटर। अरे भाई थम्स अप, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, जो भी आप पीते हो वो सब। सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, उसका एग्जांपल क्या है? दोनों ही लिक्विड है। तो जैसे इथेनॉल, जैसे अल्कोहल और वाटर को आपस में मिला दिया जाए तो ऑब्वियसली वाटर ज्यादा होता है, अल्कोहल कम होता है ना। तो वो क्या लिखा नहीं होता? 8% अल्कोहल, है ना। जैसे आप थोड़ा नॉलेज रखते हो तो आपको आइडिया होगा कि जैसे लिखा होता है आप बियर यूज करो, बियर ये नहीं कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, यूज करना बहुत मार खाओगे, है ना, गंदी बात। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जैसे बियर पे आप देखो लिखा होता है 8% या 7%, ऐसा कुछ लिखा होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है? उसमें इतना % अल्कोहल है, बाकी क्या है? वाटर है। ज्यादा क्या हुआ? वाटर, मतलब क्या है? सॉल्वेंट। कम क्या हुआ? अल्कोहल, मतलब क्या है? सॉल्यूट। तो लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहल इन वाटर। और वैसे ही सॉल्वेंट अगर लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉलिड हो, उसका एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था NaCl को डिसॉल्व कर लो, शुगर को डिसॉल्व कर लो वाटर में, ये किसका एग्जांपल हो गया? सॉलिड्स को डिसॉल्व कर गया इन लिक्विड्स। ठीक है, तो एग्जांपल जेहन में रखिएगा, है ना। वैसे जब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे इस एग्जांपल्स की तो मैं आपको बाकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, आपने बोला ठीक है सर। पहला था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। दूसरा क्लासिफिकेशन सर आपने हमें बताया फेज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे। ठीक, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आएगा इस पूरे चैप्टर में और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ध्यान से रखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ये वर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था। कहां पे? याद करो, जब मैंने बोला था कि कंपोनेंट्स क्या होंगे? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे, मतलब पूरे सोल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा। तो वहां पे एक टर्म आया बने कॉन्सेंट्रेशन। अब दिमाग में आया कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो
तो देखो एक लाइन में बता रहा हूं, एक हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाना है एक लाइन में। तो कॉन्सेंट्रेशन का सीधा सा मतलब है, जब तुम बड़े वाले होटल में जाते हो ना, चाय ऑर्डर करते हो, तो आपसे पूछते हैं सर कितना शुगर लेंगे। इन शॉर्ट केमिस्ट्री में वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन का चाय बनाए वो आपके लिए, चाय में कितना चीनी लोगे। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है आपके पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यही जो टर्म बताता है उसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। फिर से समझो, आपके पूरे सॉल्यूशन में, ध्यान सुनना, आपके पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, इन्हीं का जो टर्म है जो ये बताता है कि हाउ मच सॉल्यूट प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन, उसी को हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में, या आप कह सकते हैं सॉल्यूशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही जगह आता है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के ढेर सारे मेथड हैं, और यहीं से आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें इन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ना है, उनके फॉर्मूले के बारे में हमें आइडिया रखना है, ठीक है, उन पे न्यूमेरिकल्स कैसे लगने हैं उनके बारे में आइडिया रखना है, ठीक है, क्लियर। तो क्या है कॉन्सेंट्रेशन, amount of solute present in the amount of solvent and amount of solution. It is called the strength of the solution or the concentration of the solution. तो प्यारे बच्चों चलिए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं एक एक कॉन्सेंट्रेशन के मेथड्स को लेके। सबसे देखो, अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आपके दिमाग में ये बात होगी। देखो मैंने ऊपर क्या लिखा, सॉल्यूट का अमाउंट, नीचे क्या लिखा, सोल्यूशन का अमाउंट। और आपको अच्छे से पता है कि अमाउंट को लेने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आप मास के टर्म में भी ले सकते हो, आप वॉल्यूम के टर्म में भी ले सकते हो, आप मोल्स के टर्म में भी ले सकते हो, आप ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में भी ले सकते हो, है ना। वैसे सॉल्यूट का भी ले सकते हो, वैसे ही सोल्यूशन का भी आप ले सकते हो, ऑब्वियसली मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, मोल्स के टर्म में, ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में। तो बस इन यही अलग अलग ये आप यूनिट्स लेते रहोगे और अलग अलग फॉर्मूले आपके लिए बनते रहेंगे, है ना। बस इतना समझ लो कि अमाउंट लेने का तरीका ही बदलेगा, हर फॉर्मूले में होगा वही, सॉल्यूट और सॉल्यूशन को ही कंपेयर करना है, एक्सेप्ट एक मेथड जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंपेयर करते हैं, है ना। मैं आगे बात करूंगा कौन सा वो एक्सेप्ट एक मेथड है ना। चलिए तो एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात करने वाले मोल फ्रैक्शन। नाम में देखो मोल, अच्छा जानते हो मोल, फ्रैक्शन मतलब पार्ट। मोल्स के टर्म में आपको बताना है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना पार्ट है मोल्स के टर्म में। तो यार कॉन्सेंट्रेशन निकालने जा रहे हो तो क्लियर हो गया, ऊपर हम लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई आप बताने तो जा रहे हो कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है बात, ऊपर सॉल्यूट की न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की ही होनी है। लेकिन मोल्स फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन मोल के टर्म में आपको बताना है ये। तो ऊपर आप लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे आप क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोल फ्रैक्शन, और मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, आपने समझ भी लिया कि ऊपर हम लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और आप ध्यान से, आपको ये पता ही है, मतलब मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं काई से, CHI एक लैटिन वर्ड है, लिखते हैं ऐसे स्टाइलिश एक्स के फॉर्म में। तो काई किसके इक्वल हो गया बेटा, हम ऊपर क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, आपको अच्छे से पता है मोल्स को N से लिखते हैं। और यहीं पे एक छोटा सा और भी आपको रिप्रेजेंटेशन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है, इस सॉल्यूशन चैप्टर में अलग अलग बुक्स अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। जैसे A लिखा हो तो मतलब बात हो रही है सॉल्वेंट की, और B लिखा हो मतलब बात हो रही है सॉल्यूट की। वैसे ही 1 लिखा हो मतलब बात हो रही है सॉल्वेंट की, और 2 रिप्रेजेंटेशन किया गया हो तो मतलब बात हो रही है सॉल्यूट की। ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैं ऐसे लिख देता हूं NB, देखो सॉल्यूट के लिए B यूज करते हैं, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अरे यार सॉल्यूशन में तो दोनों ही होंगे, सॉल्यूट के भी मोल्स होंगे प्लस सॉल्वेंट के भी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Na प्लस NB। वही देखो यहां लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट जो आपको पकड़ना है वो पकड़िए कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो, उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, 1 ही होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अब खुद ही देखो, इसको समझो, दिमाग लगाओ, है ना। एक पॉइंट है, वैसे आप एक बार में समझ जाओगे। जैसे मान लो मेरे पास 2 कंपोनेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन मैंने क्या लिखा, मान लो मेरे पास 2 कंपोनेंट है, A
ए और बी नहीं लिखता हूं, मैं लिख देता हूं एक्स एंड वाई, दो कंपोनेंट है एक्स एंड वाई। तो मान लो ये तुमने एक्स के लिए लिखा है ना, और दूसरा तुम लिख रहे हो वाई के लिए। मैं टोटल मोल फ्रैक्शन सम करने जा रहा हूं, काई टोटल क्या होगा देखो था। तो ये एक्स के लिए लिखा था, मान लो तुमने वाई के लिए क्या लिखोगे एन, अब ऊपर ए कर देता हूं, मान लो समझाने के पर्पज से बोल रहा हूं। अभी सॉल्यूट का मोल्स ऊपर था, अब दूसरा सॉल्वेंट का लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा एन ए ऊपर अपॉन एन ए प्लस एन बी। एलसीएम देखो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी। ऊपर भी देखो ध्यान से क्या आ गया, ऊपर भी क्या आ गया प्यारे बच्चों, ऊपर क्या आ गया, ऊपर भी तो वही आ गया एन ए प्लस एन बी, देखो कट के क्या आ गया 1। तो वैसे ही आप किसी भी सोल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स हो प्यारे बच्चों, उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। इसका फायदा क्या है, मान लो हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करें और आपको एक मोल फ्रैक्शन आपने किसी का निकाल लिया, तो दूसरा फिर से आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो 1 से माइनस कर देना, दूसरा अपने आप निकल आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। मोल फ्रैक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं मोल्स के टर्म में, तो ऊपर सॉल्यूट का मोल, नीचे पूरे सोल्यूशन का मोल। आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछेगा तो ऊपर सॉल्वेंट के मोल्स, नीचे फिर से पूरे सोल्यूशन के मोल, है ना। और ये क्वांटिटी क्या है, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट लेस। और इंपॉर्टेंट टर्म क्या था कि ऑल द कंपोनेंट्स, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इक्वल टू 1। 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दिमाग में थोड़ा थोड़ा आपका आइडिया आने लगा होगा, आपने कहा हाँ सर मोल फ्रैक्शन का आइडिया तो लग गया। दूसरा देखो, दूसरा जो मेथड है वो है परसेंटेज मेथड। दूसरा मेथड का नाम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के मेथड ही पढ़ रहे हैं बेटा। कौन सा मेथड है, परसेंटेज मेथड। देखो क्लियर है, करना कुछ नहीं है, ऊपर आपको अमाउंट लेना है सॉल्यूट का, नीचे आपको लेना है सॉल्यूशन का, और चूंकि बात परसेंटेज की है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको इनटू क्या कर देना है 100। बस इतना ही काम है। और इसमें 3 तरीका है यूज करने का। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं दोनों का अमाउंट एम में लूंगा तो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। दोनों का वॉल्यूम लूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। एक का मास एक का वॉल्यूम लूंगा तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो इसलिए हम परसेंटेज मेथड को 3 तरीके से यूज करते हैं। W/W मतलब वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और तीसरा वेट बाई वॉल्यूम। इसका ये मतलब नहीं है, कुछ ऐसे भी सोल्यूशन है जहां हम वॉल्यूम बाई वेट मेथड भी यूज करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं लिखा है इसलिए, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन बहुत ही कम होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम सॉल्यूट का वॉल्यूम लेके और सॉल्वेंट का मास ना ले सकें किलोग्राम में या ग्राम में, जो भी है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में चूंकि मैंने यूनिट की बात की तो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि W/W, V/V या W/V या V/W, ये जो भी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हर बार जो वेट ले रहे हो वो ग्राम में होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, हर बार वेट ग्राम में होगा, वॉल्यूम हर बार ml में होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो तीनों फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं उनमें सभी में वेट हमेशा ग्राम में होगा और वॉल्यूम हमेशा ml में होगा। ध्यान रखेंगे आप। ठीक, आपने बोला ठीक है सर, ये वाला भी समझ में आ गया। आसान है, सिंपल है। आई होप आप वैसे भी ये बातों को फटाफट समझ जाएंगे। आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना। अब जो मेथड है वो है पार्ट्स पर मिलियन। मेथड्स क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। अभी देखो परसेंटेज था तो आप इंटू क्या करते थे 100, अब कह रहा है पर मिलियन है तो अब किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 10⁻6 से। मेथड्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का तो क्लियर है, ऊपर क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होगा मास ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं पे प्यारे बच्चों, क्या होगा मास ऑफ सोल्यूशन, और इंटू 10⁻6। क्यों, क्योंकि पर मिलियन के बारे में बात हो रही है। तो आप समझ रहे होगे ये तब हम कॉन्सेंट्रेशन मेथड यूज करते हैं जब सॉल्यूट बहुत ही कम हो। आप 100 में नहीं यूज कर पा रहे हो, 1000 में नहीं कर पा रहे हो, मिलियन में आपको जाना पड़ रहा है अमाउंट लेके, तब आपको उसमें कुछ सॉल्यूट का अमाउंट मिल रहा है। तो ये हम तब यूज करते हैं जब आप याद करो, जब आपके यहाँ आरओ लगाने वाले भैया आते हैं, आपके वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं, तो वो ये डाटा ppm में बताते हैं, है ना, क्योंकि उसमें इंप्योरिटी जो है, सॉल्यूट जो है वो बहुत ना के बराबर, आपको कहाँ दिखता है पानी में, वो चेक करते हैं तो बताते हैं अरे पानी तो बहुत इंप्योर है, आपको लगता है यार हम लोग पिए जा रहे हैं, मेरे को दिख ही नहीं रहा है और ये इतना इंप्योर बता रहे हैं। तो वो चेक करते हैं इन 10⁻6 पूरा सोल्यूशन में चेक करते हैं कितना सॉल्यूट है ना। तो सिंपल है, देखो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज था तो इंटू 100 किया था प्यारे बच्चों, अब ppm है तो इंटू 10⁻6 कर देंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं व्हाट मीनिंग ऑफ द 4 ppm सॉल्यूशन, इसका मतलब 4 ग्राम सॉल्यूट है इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें है, 1 मिलियन सोल्यूशन अगर आपके पास है, 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में उनमें 4 ग्राम सॉल्यूट है,
तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं, पीपीएम में रिप्रेजेंट करना। एंड आई होप आपको ये भी बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला टर्म क्या है, यहां पे बात करनी है दो और कॉन्सेंट्रेशन के मेथड, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी के बारे में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों स्मॉल एम से, ध्यान रखना, और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, जिससे हम अभी आगे मुलाकात करने वाले हैं। मैंने बोला था सारे मेथड्स में हम कंपेयर करते हैं सॉल्यूट का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन का अमाउंट, लेकिन मैंने बोला था सिर्फ एक ऐसा है जहां हम कंपेयर करते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ, और वो कौन सा है प्यारे बच्चों, मेथड्स मोलैलिटी। कौन सा मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, मोलैलिटी, जहां पे हम चेक करते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, और बस अंतर क्या है ध्यान से सुनना, यहां पे हमने सॉल्यूट को मास में नहीं लिया, वॉल्यूम में नहीं लिया, हमने अमाउंट का कौन सा मेथड यूज किया, मोल्स। मोल्स कितना सॉल्यूट का प्रेजेंट है इन द मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां मास जो होगा वो किलोग्राम में होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे अभी पढ़ा था ना W/W, V/V, W/V, वहां पे मास ग्राम में था, इसीलिए जानना ये जरूरी है। और यहां पे जो सॉल्वेंट का मास लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, किलोग्राम में। किस में लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, केजी में, किलोग्राम में लेते हैं। ठीक, तो मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम, यहां पे हम लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है, देखो मैं लिखता हूं NB अपॉन मास मतलब W, किसका, सॉल्वेंट का मतलब A, होना किस में चाहिए, किलोग्राम में। मान लो अगर ये ग्राम में हुआ तो ऑब्वियसली तुम ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से, है ना भाई। डिवाइड करते किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में लेते, वो डिवाइड ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। या मैं मोल्स को भी तोड़ देता हूं, मोल्स को आप कैसे लिखते हो, मास अपॉन मोलर मास, तो मास मतलब W, किसका, सॉल्यूट का, तो B, ध्यान रखना मैं इसलिए लिख रहा हूं। अब इनटू 1000 ऊपर है ही है, अपॉन लिखा इन्होंने मोलर मास, मोलर मास मतलब M, किसका, सॉल्यूट का मतलब B, नीचे पहले से क्या है WA, ऊपर 1000 मैंने लिख ही दिया है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपके मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी का फॉर्मूला इसी पे न्यूमेरिकल लगेंगे, क्या है फॉर्मूला, ये है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। या अगर किलोग्राम में दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई मत करना, सिंपल। ठीक, तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का जो मेथड है मोलैलिटी, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होगा सॉल्यूशन है, जैसे लिखा है ना 2.5 मोलर सॉल्यूशन है, 2.5 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब खुद सोचो ना, ये मोलैलिटी 2.5 कब आएगा, जब मोल्स लिखा हो 2.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम लिख दिया जाए। हम डिफिनेशन सिखा रहे हैं आपको कैसे बोला जाए, तो आप लिखोगे व्हाट इज द मोलैलिटी, आप बोलोगे मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इट इज, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। अगर भाई मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मैं लिख दूं 1, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल किसके हो जाएगा, मोलैलिटी के। वही मैं बोल भी रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मोलैलिटी, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो यूनिट्स क्या हो गई, ऊपर मोल्स है और नीचे केजी, तो मोल पर केजी या मोलल, मोलल भी हम बोलते हैं यूनिट्स, मोल पर केजी या मोलल, ध्यान रखना। तो मैं आपसे बोलूं कि एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी 2.5 मोलल है, इसका मतलब समझे, मतलब 2.5 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया गया है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैलिटी 2.5 ही तो होगी। क्लियर। अपने दिमाग में ऐसे ही आप कोई और एक डाटा भी लेके सोच सकते हैं। मैंने बोला आपके एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी 5 मोलल है, इसका मतलब 5 मोल सॉल्यूट, 5 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया गया है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो ये काम हो गया मोलैलिटी का। ठीक है, चलो ध्यान से देखो आगे। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। तो उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया, इसको कैपिटल एम से, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करने के लिए। अब इसमें भी क्या अंतर है, बस इतना ही सुनो। वहां हम बात कर रहे थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, यहां हम बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्यूशन की, बस इतना ही डिफरेंस है। यहां भी हम लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होना चाहिए प्यारे बच्चों लीटर में। फिर वही कहानी, अगर लीटर में नहीं होगा, ml में हुआ तो क्या करेंगे, अगर ये ml में हुआ तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स को तोड़ना हमें आता है, क्या, मास WB अपॉन मोलर मास मतलब MB, नीचे पहले से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है ml में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना प्यारे बच्चों। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोलैरिटी का, जिसपे न्यूमेरिकल सॉल्व हो। सिंपल, बड़ा आसान है,
आप फटाफट ग्रेप कर रहे होंगे यार ये सिंपल है सर, फटाफट, कोई टेंशन नहीं। यूनिट जैसे उसकी मोलल था वैसे इसकी यूनिट मोलर, वो मोल पर केजी था तो ये मोल पर लीटर है। जैसे वहां आपको इसी सोल्यूशन की मोलैलिटी लिखी थी वहां पे ना 2.5 मोलल, तो आप समझ जाते थे 2.5 मोल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वैसे मोलैरिटी की डिफिनीशन अगर मैं इसको 1 रख दूं तो मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यही मोलैरिटी की डिफिनीशन हो गई, सिंपल। 1.7 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1.7 मोल्स सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तभी तो m की वैल्यू 1.7 आ जाएगी अपने आप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम लोग थ्योरेटिकली इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं आगे। अभी हम लोग इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कहा ठीक है सर, मोलैरिटी भी अपने को समझ में आ गई। अब अगला मेथड क्या है, नॉर्मेलिटी। अभी नॉर्मेलिटी क्या होता है सर, तो नॉर्मेलिटी में मैंने क्या बोला था, अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, वेट में ले सकते हैं, वॉल्यूम में ले सकते हैं, मोल्स में ले सकते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट में ले सकते हैं, बस। तो ये वही वाला है। हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट में, और सॉल्यूशन के अमाउंट को क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस इतना ही डिफरेंस है। बात अभी भी हो रही है प्यारे बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसके कंपेयर में, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार जो हमने सॉल्यूट का अमाउंट लिया है वो लिया है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और ग्राम इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और पहले से जो चीजें उनको रहने देते हैं, नीचे पहले से ही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन अगर भाई साहब ये ml में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। और नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, ध्यान से सुनो, कोई टेंशन नहीं है, कैपिटल N से। आपने बोला सर मुझे ये वेट तो पता चल गया, 1000 भी क्लियर है, वॉल्यूम क्लियर है, अब ये इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होगा, जिसका भी आप इक्विवेलेंट मास निकाल लो उसी के मोलर मास को डिवाइड कर दो उसकी वैलेंसी फैक्टर से, इससे वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है इक्विवेलेंट मास। तो इन शॉर्ट आप इक्विवेलेंट मास की जगह आप ये रख दो। अब मैं पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, देखो मैं लिख रहा हूं नॉर्मेलिटी n इक्वल टू, ऊपर क्या था WB इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिखूं, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। मोलर मास किसका, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट था, तो मोलर मास भी तो सॉल्यूट का होगा, तो MB अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी ऊपर चला गया, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला गया, और नीचे पहले से क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर 1000 है तो मतलब ये ml में है। तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों फॉर्मूला, और इसी पे सारे न्यूमेरिकल आप लगाओगे बड़े आसानी के साथ। आपने बोला सर अच्छा कि आपने एक एक करके एक्सप्लेन करके फॉर्मूले तक पहुंचा दिया, समझ में तो आ गया सर, लेकिन अब एक प्रॉब्लम कर रही है सर, WB 1000 MB सोल्यूशन ये सब पता है, लेकिन सर वैलेंसी फैक्टर प्रॉब्लम दे रहा है। वैलेंसी फैक्टर कैसे पता चलेगा, तो मैंने बोला मैं हूं ना मेरे लाल, क्या टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना। देखो कैसे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, या तो कोई एसिड होगा या कोई बेस होगा, उसके बारे में बात हो रही होगी, किसी सॉल्ट के बारे में बात हो रही होगी, किसी आयन के बारे में बात हो रही होगी, या किसी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात हो रही होगी, यही ना। तो उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, सिंपल, किसी भी एसिड की वैलेंसी क्या होती है, उसकी बेसिसिटी, मतलब कितना H+ वो एक्वस सॉल्यूशन में देगा। जैसे HCl का 1 H है, H2SO4 में 2 H देगा, H3PO4 में 3 H देगा। तो किसी भी एसिड की वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी। वैसे किसी बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, उसकी एसिडिटी, कितना वो OH- दे रहा है, NaOH 1 OH देगा मतलब 1 हो गया, MgOH का ट्वाइस 2 देगा मतलब 2 हो गया, AlOH का थ्राइस 3 OH देगा एक्वस सॉल्यूशन में मतलब उसकी एसिडिटी 3 हो गई। तो जो नंबर ऑफ OH आयंस है वही उसकी क्या है, वैलेंसी फैक्टर। किसी सॉल्ट की वैलेंसी क्या होता है, जैसे Al2SO4 का थ्राइस एक सॉल्ट है, इसकी वैलेंसी क्या है, तो चाहे कैटायन पे देख लो टोटल चार्ज कितना है, चाहे एनायन पे, इसको तोड़ लो आयंस में, तो ये 2Al+3 और 3SO4-2, इस पे चार्ज देखो कितना है 6+, इस पे चार्ज देखो कितना है 6-, है ना, हमेशा बराबर ही होता है। तो चाहे कैटायन पे चार्ज देख लो चाहे एनायन, जो टोटल चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी। तो देखो जैसे इस सॉल्ट की वैलेंसी क्या है 6, ठीक, टोटल चार्ज ऑन द कैटायन या एनायन जो भी आप लेना चाहो, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देते, नंबर पे ध्यान देते हैं। किसी आयन का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो यार सिंपल है, जो उस पे चार्ज होगा वही उसके वैलेंसी फैक्टर होगा। किसी रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा, तो यार रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो लूज करे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उनका वैलेंसी फैक्टर।
अब जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो आपको ये जब क्वेश्चन आएगा तो आप वहां देख भी लेंगे, ठीक। और आपने एक बात नोटिस किया मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से देखिएगा आप, आपने बोला सर मोलरिटी के फॉर्मूले में भी WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में तो था ही था, बस एक ही चीज तो बढ़ा है नॉर्मेलिटी में, वैलेंसी फैक्टर। मतलब मैं नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकता हूं, नॉर्मेलिटी को मैं लिख सकता हूं इस पूरे की जगह मैं लिख दूं मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन निकल गया कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब आगे बढ़ते हैं। आपने बोला ठीक है सर, अब मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे दो छोटे छोटे लॉ पढ़ने हैं। जैसे मैं एक सोल्यूशन दूं तो आप उसका नॉर्मेलिटी मोलरिटी तो निकाल लेते हो, लेकिन मैंने कहा आपके पास एक सोल्यूशन है A जिसका मोलरिटी है M1, वॉल्यूम है V1, दूसरा सोल्यूशन है B, उसकी मोलरिटी है M2 और वॉल्यूम है V2, है ना। मैंने क्या किया, एक एसिड है मान लो, एक बेस है, इन दोनों को आपस में मिला दिया, है ना, मिला दिया। तो अब जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी मोलरिटी तो कुछ अलग होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, तो दो तरीके के लॉ हमें पढ़ने हैं। कैसा, एक है डाइल्यूशन लॉ और एक है मिक्सिंग लॉ। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी में डाइल्यूट कर देना किसी को, मतलब सॉल्वेंट उसका वॉल्यूम चेंज कर देना, है ना, वॉल्यूम बढ़ा देना। तो मैंने आपसे बोला एक सोल्यूशन है जिसका मोलरिटी या नॉर्मेलिटी है M1 और वॉल्यूम है V1। अगर हमने उसका वॉल्यूम बढ़ा के V2 कर दिया तो उसका मोलरिटी क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मोलरिटी चेंज होके हो जाएगा M2। और ऐसे क्वेश्चन हम कौन से फॉर्मूले से लगाते हैं प्यारे बच्चों, इससे M1 V1 इक्वल टू M2 V2, या यही बात अगर नॉर्मेलिटी की होगी तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2। ध्यान रखना ये तभी आप अप्लाई करोगे जब वॉल्यूम बढ़ाया जाए, बस वॉल्यूम में चेंज हो तब। M1 था, वॉल्यूम V1 था, V1 को बढ़ा के V2 कर दिया गया, तब मोलरिटी क्या होगी। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप डाइल्यूशन लॉ वाले फॉर्मूले से लगाएंगे, चाहे मोलरिटी से रिलेटेड हो चाहे नॉर्मेलिटी से। या न्यूट्रलाइजेशन टर्म होगा तब भी, एक एसिड है उसका मोलरिटी M1, वॉल्यूम है V1, है ना। तो आप मुझे बताइए कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा मुझे किसी बेस का न्यूट्रलाइज करने के लिए, तब भी आप न्यूट्रलाइजेशन में भी आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। और मिक्सिंग क्या कहता है, दो सोल्यूशन है, जैसे एक सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी M1, वॉल्यूम V1, दूसरा सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी M2, वॉल्यूम V2, दोनों को मिला दिया जाए तो एक सोल्यूशन बनेगा थर्ड, उसकी मोलरिटी क्या होगी M3, है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। अच्छा ये दिमाग आपका काम कर रहा है ना कि वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी या नॉर्मेलिटी चेंज होंगी। प्यारे बच्चों फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, मोलरिटी के फॉर्मूले में भी नीचे है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, नॉर्मेलिटी के भी फॉर्मूले में है वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम और मोलरिटी और नॉर्मेलिटी आपस में कैसा इन्वर्सली है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी कम होंगी, बढ़ाओगे घटाओगे तो ये बढ़ेंगी, मतलब इनका रिलेशन है, वही मैं कह रहा हूं। तो मिक्सिंग लॉ कैसे काम करता है, जैसे मैंने एक M1 लिया सोल्यूशन V1, दूसरा लिया मोलरिटी M2, वॉल्यूम V2, इनको मिला के एक सोल्यूशन बनाया 3 वाला जिसकी मोलरिटी M3 है और वॉल्यूम क्या होगा, अरे तुमने 5 ml एक सोल्यूशन 5 ml एक सोल्यूशन मिलाया तो दोनों को मिलाओगे तो 10 ही ml तो होगा ना। जो तीसरा सोल्यूशन बना उसकी मोलरिटी तो उसकी वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 ही होगा, लेकिन हाँ उसकी मोलरिटी क्या होगी M3, और इसको हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट प्यारे बच्चों कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यही लिखा है मैंने, तो 2 एग्जांपल, ये 3-4 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो जो भी M फाइनल होगा वो किसके इक्वल होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 सो ऑन अपॉन जितना भी वॉल्यूम आपने ऐड किया होगा सबका वही V1 प्लस V2 सो ऑन। वही सेम कॉन्सेप्ट क्या लगता है, नॉर्मेलिटी के केस में लगता है। तो ये है डाइल्यूशन लॉ और ये है मिक्सिंग लॉ, जिसको आप अप्लाई करते हो जब एक से ज्यादा सोल्यूशन को मिलाया जाए या किसी सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा के फिर मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है सोल्यूशन का पहला वाला पार्ट जहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात की। अब हम सॉल्युबिलिटी, राउल्ट्स एंड हेनरी लॉ, इनके बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में, और तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलो बच्चों अपना ख्याल रखो, टेक केयर, खुदा हाफिज, जय श्री राधे, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बच्चों।